हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपना ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। तो बड़ी न्यूज़ ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फाइनली अप्रूवल मिल गया है यूनियन कैबिनेट से वेडनेसडे को। और इसमें वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज, जो कि जिसमें मल्टीपल एंट्री होंगे और एग्जिट ऑप्शंस होंगे अवेलेबल। यानी कि आप अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है तो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम पे आप कहीं और ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं उसी प्रोग्राम के तहत। और एमफिल को एबॉलिश कर दिया गया है, पूरी तरीके से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और एक नया कॉमन हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो बोथ प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन को गाइड करेगा, मेजर करेगा और एनालिसिस करेगा। और अभी बोला जा रहा है कि ये जो न्यू पॉलिसी है, इसमें प्रावधान दिया है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन भी स्टार्ट किया जाएगा, जो कि एज 3 से लेकर 6 तक का होता है। और टारगेट रखा है 2030 तक, यानी कि 2030 तक इसे अचीव करेंगे। हम अगर बात करें तो ये 34 साल बाद के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आई है। जैसा कि प्रॉमिस किया था बीजेपी ने 2014 में कि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आएंगे। तो आफ्टर 34 ईयर्स फाइनली हमारे सामने न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। पैनल जो है वो हेड किया है इसरो के चीफ, यानी कि फॉर्मर इसरो चीफ, हमारे जो इसरो के चीफ रहे फॉर्मर भूतपूर्व के कस्तूरी रंजन थे इसके पैनल के हेड। और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो दिसंबर 2018 में अपना ड्राफ्ट सबमिट किया था और उसे पब्लिक डोमेन में भी रखा। उस टाइम पे फीडबैक भी मांगा गया लोकसभा इलेक्शन यानी कि मई 2019 के बाद। उस पे काफ़ी ज़्यादा सजेशंस भी मांगे थे, तो करीब 4 लाख लोगों ने अपने सजेशंस भी दिए थे उसमें। तो उसके बेसिस को उन सबको ध्यान में रखते हुए ये नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसको फाइनली अप्रूवल मिल चुका है। जो की हाइलाइट्स हैं, अगर हम आराम से अच्छे से देखें तो की हाइलाइट्स ये हैं कि इसमें जो पब्लिक स्पेंडिंग रही है बाई स्टेट्स और सेंटर, उसको रेज किया जाएगा। यानी कि 6% ऑफ जीडीपी इसको करने का सोचा है। अभी तक 4% तक ही पहुंच पाते थे। 4% भी बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में, लेकिन अभी इसको रेज करने की बारी सोचा है कि 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पे खर्चा किया जाएगा। और एमएचआरडी का नाम चेंज कर दिया है, उसका नाम अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। एक सेपरेट मिनिस्ट्री यानी कि एजुकेशन की हो चुकी है एमएचआरडी को नाम चेंज करके। और टेक्नोलॉजी यूनिट एक लगाई जाएगी, डेवलप की जाएगी, जो भी हम एजुकेशन रिसोर्सेज होती हैं वो इजीली एक्सेसिबल हो सकें और अफोर्डेबल हों और हर एक के रीच में हों। तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजिकल यूनिट भी बनाया जाएगा। अगर हम स्कूल एजुकेशन के लेवल पे बात करें तो जो यूनिवर्सलाइजेशन प्रोग्राम है उसका टारगेट जो है 2030 तक रखा है। और जो इंश्योर करेंगे ये लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स डेवलप कर पाएँ, उसके लिए एक मिशन स्टार्ट करेंगे कि हर एक जो है वो एक लिटरेसी और जो न्यूमरेसी स्किल्स हैं उसको अचीव करे बाय 2025 यानी कि 2025 तक। और मदर टंग पे काफ़ी ज़्यादा जोर अच्छा खासा इस पर दिया जा रहा है कि क्लास 5th तक जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा और जहाँ पे भी पॉसिबल होगा वो मदर टंग में होगा। अभी हम अगर हम देखें, जो के कस्तूरी रंजन जी ने जो रिपोर्ट सबमिट करी थी, जो ड्राफ्ट सबमिट किया था, उसमें उन्होंने किया था कि जो मैंडेटरी टीचिंग या मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा वो हिंदी रहेगा टू ऑल स्कूल स्टूडेंट्स। तो ओरिजिनल ड्राफ्ट ये था, इस पे काफ़ी ज़्यादा मतलब बहस भी हुई थी और फाइनली इस क्लॉज को ड्रॉप कर दिया और फाइनल पॉलिसी में ये क्लियर कर दिया है कि काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी इसमें। और जो लैंग्वेज जहाँ की स्टेट की लैंग्वेज है उसको जिसमें फीजेबल है, यानी कि ट्राइबल एरियाज में जो उनकी लैंग्वेज होती है, तो जो भी उनकी मदर टंग होती है उसमें जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो वही यूज़ किया जाएगा। जो भी उनकी रीजनल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है या मदर टंग है या होम लैंग्वेज है, या जैसे कि क्या कहते हैं ट्राइबल एरियाज में उनकी लैंग्वेज अलग रहती है, तो उसके देखते हुए तो इसको इसको क्या कहते हैं इसमें फाइनली नॉट दे दिया है, यानी कि अप्रूवल दे दिया है कि क्लास 5th तक जो मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा वो मदर टंग रहेगा। और एक नया करिकुलम स्टार्ट किया जाएगा जो 21st सेंचुरी स्किल बेस्ड होगा, यानी कि वोकेशनल सब्जेक्ट्स को भी इसमें जोड़ा जाएगा करिकुलम के साथ मतलब एकेडमिक के साथ करिकुलम में। और जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे वो और इजियर कर दिए जाएंगे, उन्हें रीडिज़ाइन किया जाएगा, यानी कि उनको वो क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड उनको बनाने की सोच रहे हैं, साइंटिफिक टेम्पर इन्हेंस कर सकें, इस तरीके का अब नया
नया मेजर लेके चल रहे हैं कि इस तरीके से जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उन्हें डिज़ाइन किया जाए। हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एक नई अम्ब्रेला, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी जिसमें जितने भी हमारे हायर एजुकेशन के कोर्सेज होते हैं उनको वो अच्छे से मेजर करें, रेगुलेट करें। एक्सेप्ट मेडिकल और लीगल कोर्सेज जो होते हैं इनके लिए अलग से कुछ और उन्होंने सोचा होगा। अभी क्लियर जो गाइडलाइंस वगैरह हैं वो आज आएंगी। बेसिकली अभी जो चीज़ें जो बोली गई हैं उनके बेसिस पे ये सारी चीज़ें हैं। और जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएंगे, एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम डिज़ाइन किए जाएंगे जो कि जिनका ड्यूरेशन होगा 3 to 4 ईयर्स। 3 to 4 ईयर बेसिकली अभी भी हैं, लेकिन अभी देखते हैं इसमें और कितना क्या चेंज करते हैं, किस तरीके से इसे हॉलिस्टिक बनाते हैं और एक फ्लेक्सिबिलिटी लेके आते हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं वो 1 से लेके 2 साल तक के लिए कर दिए गए हैं, यानी कि 1 to 2 ईयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स रहेंगे। वो अभी भी चल ही रहे थे, तो इसमें भी देखते हैं कि क्या चेंज आता है, किस तरीके से ये लेके चलेंगे। और जो एमफिल या उससे रिलेटेड जो डिग्री कोर्स था उसको बेसिकली पूरी तरीके से हटा दिया गया है, उसको पूरी एक तरीके से मतलब डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। और जो कॉलेज एफिलिएशन सिस्टम होगा उसको भी थोड़ा चेंज आउट करेंगे। उसमें भी मतलब जो हमारे AICTC या UGC वगैरह होते हैं उसमें थोड़े से रिफॉर्म लेके आएंगे इन नेक्स्ट कमिंग अप 15 ईयर्स। तो इस तरीके के ये सारे प्रावधान हैं। अगर हम देखें जो उस टाइम पे कस्तूरी रंजन जी ने ड्राफ्ट सबमिट किया था उसमें लैंग्वेज के इशू काफ़ी ज़्यादा उठाया गया था, क्योंकि ओरिजिनल ड्राफ्ट में क्या था, मैंडेटरी टीचिंग जो थी वो हिंदी करी गई थी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अभी क्या है वो चेंज कर दिया गया है और संस्कृत जो है वो एज एन ऑप्शन दिया जाएगा एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल। यानी कि स्कूल लेवल पे संस्कृत को भी ऑप्शनल में रख दिया गया है। और हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने जो और काफ़ी लैंग्वेजेस वगैरह रहती हैं, हायर एजुकेशन इन द सेंस आफ्टर ट्वेल्थ, नॉट आफ्टर ट्वेल्थ, आफ्टर फिफ्थ यू कैन ऑप्ट फॉर फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और एनी इंटरनेशनल लैंग्वेज यू कैन चूज। यानी कि क्लास फिफ्थ के बाद आप कोई भी इंटरनेशनल लैंग्वेज अपनी चूज कर सकते हो, संस्कृत के अलावा भी। तो इसको ऑप्शनल में रख दिया गया है। और संस्कृत को वैसे भी फिफ्थ तक भी ऑप्शनल में ही रखा है। उसके अगेंस्ट आप कोई भी और जो उनका रीजनल कोर्स रहता है, स्टेट्स की चॉइस के हिसाब से कोई कोर्स वगैरह रहता है, तो उसके बेसिस पे आप चूज कर सकते हैं। और जहाँ तक भी पॉसिबल होगा उनका जो मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो प्रेफरली मदर टंग को चूज़ किया है उन्होंने, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, जो उनका रीजनल लैंग्वेज है। तो ये जो प्रोग्राम होगा ये फॉलो किया जाएगा बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स एज पर द पॉलिसी ऑफिशियल्स। उनके हिसाब से जो प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में जो भी उनकी मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो मदर टंग होगा, लोकल लैंग्वेज होगा या रीजनल लैंग्वेज होगी या फिर उनकी होम लैंग्वेज होगी। और सीनियर ऑफिशियल्स ने यह भी कहा है कि एजुकेशन वाज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट। ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है एजुकेशन जो है, लेकिन अभी क्या है स्टेट बोर्ड भी हमारे अलग से गवर्न करती है तो वो स्टेट लिस्ट में आ जाते हैं। जैसे AICT वगैरह रही, ये हमारे जो हैं ये यूनियन लिस्ट में आते हैं, क्योंकि इनको गवर्न करने के लिए सेंट्रल इनको नोट देता है, तो ये सेंट्रल है। लेकिन जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट इसलिए क्योंकि स्टेट बोर्ड्स भी हैं और सेंट्रल बोर्ड्स भी अपना अलग से डिराइव करके रखते हैं। तो इस तरीके से एक जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को किस तरीके से एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन देना है इस पे भी अब जो है बोर्ड उसको लेके आने वाला है कि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस डिसीजन हाउ इट्स कुड बी ब्रॉट अप, तो वो बोर्ड के सामने रखा जाएगा। और जो नया करिकुलर फ्रेमवर्क होगा वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा और प्री स्कूल और आंगनवाड़ी के अंदर भी इसको फॉलो किया जाएगा। और जो नया करिकुलर है बेसिकली वो 5+3+3+4 है। पहले +2 था, तो अभी ये 5+3+3+4 कर दिया है, यानी कि क्लास 2 तक हमारा 5 तक रहेगा। उसके बाद +3 में हमारे क्लास फिफ्थ तक आ जाएंगे, फिर उसके बाद फर्दर 8th तक, फिर उसके बाद लास्ट जो 4 है वो 9 to 12 होगा। तो इस तरीके का हमारा करिकुलम इसमें चेंज कर दिया गया है और ये फॉलो किया जाएगा प्री स्कूल और आंगनवाड़ी को। अगर हम बात करें तो एक नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसको भी एक मिशन स्टार्ट करने वाले हैं जो इंश्योर करेगा जो बेसिक स्किल्स हैं क्लास 3 लेवल तक जो आनी चाहिए वो इस मिशन के तहत करी जाएंगी, और जिसका टारगेट रखा है 2025 यानी कि 2025 तक। अगर हम आगे और बात करें
तो जो इंडिजिनस नॉलेज है वो इस करिकुलम में इनकॉर्पोरेट की जाएगी, और उनको एक साइंटिफिक टेम्पर देने के लिए एक अलग तरीके का करिकुलम भी डिज़ाइन करा जाएगा। जैसे जो ट्राइबल एरियाज होते हैं उनकी इंडिजिनियस नॉलेज अलग होती है, उसको करिकुलम में लेके आएंगे, जिससे क्या कहते हैं एक जो ट्राइबल, अगर ट्राइबल स्टेट से निकल के या ट्राइबल कम्युनिटी से निकल के बच्चा पढ़ने आता है तो उसे एक अपना कल्चर जो है वो जल्दी समझ में आया और वो लोगों को समझा भी पाया, और दूसरे बच्चों को भी एक समझ में आया कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ में किस किस तरीके की क्या क्या इंडिजीनियस नॉलेज है। तो उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा करिकुलम में, और उसको एक साइंटिफिक टेम्पर दिया जाएगा, साइंटिफिक मैनर में उभारा जाएगा। ऐसा भी एक इस पॉलिसी में बेसिकली बोला गया है। अगर हम फर्दर देखें और अगर फर्दर लेवल पर देखें तो एक डिजिटल ड्राइव बनाया जाएगा, यानी कि टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन किया जाएगा हर स्कूल लेवल पे, यानी कि जितने भी लेवल हैं उन पे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, ऑल लेवल्स ऑफ लर्निंग जहाँ जहाँ भी होगा। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन पे जो फोकस किया जा रहा है, तो एक ऑटोनोमस बॉडी क्रिएट किया जाएगी, जो कि द नेशनल एजुकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फोरम होगा, उसको बनाया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ ऑन यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहेंस लर्निंग, असेसमेंट, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आइडियाज़ का एक्सचेंज होगा, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को इन्हेंस किया जा सकता है लर्निंग में, असेसमेंट, प्लानिंग में और एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इस तरह की चीज़ें इस फोरम पे डिस्कस हुआ करेंगी। और एक डेडिकेटेड यूनिट बनाई जाएगी जो क्रिएट करेगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कंटेंट देगा, और कैपेसिटी बिल्डिंग जो होगी वो सेटअप करी जाएगी बाय द मिनिस्ट्री। और जो टेक्नोलॉजी है वो उसका काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे जो क्लासरूम प्रोग्राम्स हैं उन्हें और अच्छे से इम्प्रूव किया जाए। और अगर हम टीचर एजुकेशन की बात करें तो बाई 2030 तो जो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग है वो भी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री होगी। ये कंफर्म करना है, यानी कि 2030 तक इसको भी इम्प्लीमेंट कर देंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट की अगर बात करें, जो हमारे मतलब जो स्कॉलरशिप जो आती है बेसिकली उनके लिए एक अलग पोर्टल बनाया जाएगा, वहाँ पे इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे जो SC ST OBC या अदर सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा। वहाँ पे उनको अच्छे से मतलब एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि स्कॉलरशिप बेस्ड के लिए क्या क्या प्रोग्राम है और कौन कौन से इंसेंटिव्स उन्हें मिलेंगे। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उन्हें इनकरेज किया जाएगा कि वो स्कॉलरशिप दें स्टूडेंट्स को, और इस तरीके की और भी चीज़ें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को गाइड की जाएंगी। अगर हम प्रोफेशनल एजुकेशन में बात करें तो जो स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं और हेल्थ साइंस एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो लीगल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको एम किया जाएगा कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन जाएं, यानी कि वो और ब्रॉडर वे में चीज़ों को लेके चलें और ज़्यादा ब्रॉडर वे में इनेक्ट करें चीज़ों को। और हम अगर बात करें तो मोर होलिस्टिक जो अप्रोच इस बार लेके चल रहे हैं अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में भी, कि वो मोर होलिस्टिक हों, जो प्रोग्राम्स हैं जो मल्टी डिसिप्लिनरी हों, 4 ईयर बैचलर्स हों और रिसर्च डिग्री सेटअप हों, उनके अंदर जो नॉर्म्स हों, उसके अंदर जो है एक रिसर्च मैनर बेस्ड प्रोग्राम हो। और एक इस चीज़ का भी इंश्योर किया जा रहा है कि जो अर्ली स्टेज पे जो एक ड्रॉप आउट होता है उसको भी काफ़ी कम किया जाए, और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक सेटअप किया जाएगा जिसमें जो ट्रांसफ़र बिटवीन इंस्टीट्यूशंस आराम से कर सकें विद इन द कोर्स, यानी कि जो इस प्रोग्राम में वो हैं अगर उस प्रोग्राम के अंतर्गत अगर दूसरे इंस्टीट्यूशंस में उनको जाना है तो एक क्रेडिट ट्रांसफ़र जैसा एकेडमिक बैंक भी वो सेटअप करने वाले हैं। और एम फिल को तो पूरी तरीके से स्क्रैप कर ही दिया है, कंप्लीटली स्क्रैप्ड। और उसको जो कॉलेज एफिलिएशन सिस्टम है उसको फेज आउट कर दिया जाएगा अगले 15 साल के अंदर, और उनके लिए ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस बना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, और कंस्टिट्यूट कॉलेज ऑफ अ यूनिवर्सिटी उस तरीके की एक नई बॉडी लेके आएंगे। और इसमें जो बेसिकली जो फोकस्ड है अगर हम देखें तो बेसिकली जो ड्रॉप आउट रेशो है उसको काफ़ी कम करने के लिए, जो एनरोलमेंट रेशो है उसको बढ़ाने के लिए बात की गई है। अगर हम देखें तो अभी जो एनरोलमेंट रेशो है वोकेशनल एजुकेशंस में और हायर एजुकेशंस में, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है वो करीब हम बात करें अगर तो 26.3% से लेके 50% किया जाएगा 2035 पे, विद एन एडिशनल 3.5 करोड़ न्यू सीट्स, यानी कि न्यू सीट्स भी और ज़्यादा चीज़ें बढ़ाई जाएंगी, नई नई सीट्स का भी इजाफा करा जाएगा।
और जो ड्रॉप आउट रेशो है उसको भी काफ़ी ज़्यादा कम किया जाएगा और एनरोलमेंट रेशो को भी बढ़ाया जाएगा। अगर और ये जो है स्पेशल एजुकेशन जोन्स भी बनाने की बात कर रहे हैं, डेजिग्नेट करेंगे जो एक कास्ट बैरियर है और सोशल बैरियर है और इकोनॉमिक बैरियर है, इसको भी कम किया जाएगा। तो इसके लिए एक स्पेशल एजुकेशनल जोन्स भी क्रिएट करेंगे। और जो ये इस तरीके के जो स्पेशल इकोनॉमिक एजुकेशनल जोन्स होंगे ये बेसिकली फोकस्ड होंगे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वो हैं जो नीति आयोग ने जहाँ पे मतलब और ज़्यादा वहाँ पे पोटेंशियल तो है लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, उन्हें बेटर रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में डाला हुआ है नीति आयोग ने। तो उन जगह पे उन रीजन्स में जो है स्पेशल एजुकेशन जोन्स भी क्रिएट किए जाएंगे जो इस तरीके के बैरियर्स रहे जैसे इकोनॉमिक सोशल और कास्ट बैरियर्स रहे उनको पूरी तरीके से निराधार किया जाएगा। अगर बात करें कि एक जेंडर इंक्लूजन फंड भी सेटअप करेगा सेंटर, इसमें बेसिकली जो यूज़ किया जाएगा वो इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए किया जाएगा टू ऑल गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसमें पॉइंट कह सकते हैं जो जेंडर इंक्लूजन फंड जो है बनाने का, और इसकी जो एक इक्विटेबल इक्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए जो बात की गई है गर्ल्स को और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को लिए। अभी बात ये है, बात कर दी गई है ग्राउंड लेवल पे कितनी अच्छे से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, ये चीज़ भी एक वो होगी। लेकिन फंड जो है उसको बेसिकली बोला यही जा रहा है कि स्टेट्स को दिया जाएगा और इम्प्लीमेंट करने की पहली प्रायोरिटी रहेगी, उसको डिटरमाइन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट कि किस तरीके से वो चले, और वो प्रायोरिटीज़ में होगा यानी कि इम्प्लीमेंटेशन उसकी पहली प्रायोरिटी होगी। और असिस्ट करेगी किस तरीके से जो फीमेल हैं और ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन हैं उनको कैसे एक्सेस प्रोवाइड किया जाए एजुकेशन का, इस तरीके के और प्रोविजंस चीज़ें ला दी गई हैं। और जैसे प्रोविजंस अगर हम फीमेल्स के लिए बात करें तो सैनिटेशन एंड टॉयलेट, बाइसिकल्स का कंडीशनल कैश ट्रांसफर एक्सेट्रा, इस तरीके की प्रोविजंस भी इस नेशनल पॉलिसी में रखे गए हैं। तो काफ़ी ब्रॉड पॉलिसी है इस बार की, काफ़ी अच्छे से इस चीज़ें डिफाइन करी गई हैं, इसमें हर चीज़ काफ़ी अच्छे से चीज़ों को लेके भी चल चल रहे हैं। तो अभी देखना देखना ये है कि अभी और किस तरीके से क्या गाइडलाइंस आते हैं, किस तरीके से ये चीज़ों को लेके चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहीं पे डिपेंड करती हैं कि हम पॉलिसीज़ अच्छी बनाते हैं लेकिन जो मेन दिक्कत आती है वो आती है इम्प्लीमेंटेशन पे। तो अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली बस यही है कि एजुकेशन जो है बेसिकली उस पर फोकस किया जा रहा है कि इक्विटेबल हो, एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो। नेक्स्ट हमारा है नाइट कर्फ्यू जो है उसको एंड कर दिया गया अनलॉक 3 के नॉर्म्स के अनुसार एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नई गाइडलाइंस दे दी गई हैं, इशू कर दी गई हैं अनलॉक 3 के लिए। उसमें बेसिकली क्या क्या अलाउड होगा, तो अलाउड ये है कि मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग नाइट आवर्स यानी कि जो नाइट कर्फ्यू था वो हटा दिया गया है। इंटरनेशनल ट्रैवल, एयर ट्रैवल इन लिमिटेड मैनर अंडर वंदे भारत मिशन, यानी कि इंटरनेशनल अगर एयर ट्रैवल अगर किसी को करना है तो लिमिटेड मैनर में स्टार्ट किया जाएगा अंडर द मिशन वंदे भारत मिशन। और इंडिपेंडेंस डे का जो फंक्शन है वहाँ पे विद सोशल डिस्टेंसिंग और अदर हेल्थ प्रोटोकॉल्स उसके यूज़ के साथ इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन मनाया जाएगा। इंडिपेंडेंस डे बेसिकली मनाया जाएगा, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और अदर जो नॉर्म्स हैं जो प्रिस्क्राइब्ड हैं उसके लिए अलग से गाइडलाइंस दी गई हैं। तो उसके हिसाब से चीज़ों को इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन पे फॉलो किया जाएगा। जिम और योगा सेंटर्स जो है उनको 5 अगस्त से ओपन कर दिया जाएगा। क्या ओपन नहीं किया है, बेसिकली वो है मेट्रो सर्विसेज, स्कूल कॉलेजेस, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क, बार्स, ऑडिटोरियम और इस तरह की चीज़ें जहाँ पे एक गैदरिंग होती है, मतलब लार्ज गैदरिंग होने के चांसेस होते हैं, तो उन जगहों को अभी ओपन नहीं किया गया है। सोशल और पॉलिटिकल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट्स, एकेडमिक कल्चरल रहे, रिलीजियस फंक्शन रहे और अदर लार्ज कॉन्ग्रीगेशंस, वो सारी जगहों को अभी भी लॉक में रखा गया, मतलब लॉकडाउन में रखा हुआ है। और स्ट्रिक्टली बोला है कि लॉकडाउन जो है इम्प्लीमेंट होगा स्ट्रिक्टली, जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वहाँ पे पूरी तरीके से लॉकडाउन फॉलो होगा। स्टेट्स जो है प्रॉफिट कर सकती हैं सर्टेन एक्टिविटीज़ आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन्स, उन वो स्टेट्स के हाथ में है कि वो किन किन चीज़ों को इम्पोज करेंगे, किन किन चीज़ों को एक्टिविटीज़ को अलाउ करेंगे कंटेनमेंट जोन्स में। तो वो उनके लिए जो उनकी नेसेसरी के हिसाब से वो फैसला ले सकते हैं, तो स्टेट्स को बोला गया है। फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग इनको मैंडेटरी कर दिया गया है। वर्क फ्रॉम होम एडवाइस किया गया है जो कि वायरस को जिससे वायरस को रोका जा सके, जिससे ज़्यादा कंटेमिनेशन फैले नहीं। तो यही सारी चीज़ें हैं एमएचए की जो है स्ट्रिक्टली इन्फोर्स हो जाएंगी अगस्त 31 तक, स्ट्रिक्टली जो है इन्फोर्स रहेंगी। उसके बाद नई गाइडलाइंस जो आएंगी वो देखा जाएगा।
और इंडिपेंडेंस डे फंक्शन के लिए अलाउ तो किया है, लेकिन कुछ नॉर्म्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग रहे और अदर हेल्थ प्रोटोकॉल्स रहे, जैसे वियरिंग ऑफ मास्क और ग्लव्स वगैरह, ये सारी चीज़ें रहीं। और बाकी की जो फर्दर वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह हैं, उनको चीज़ें बोल दी गई हैं कि वो इसको फॉलो करेंगे कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है उसको। नेक्स्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, राजस्थान गवर्नर गिव्स नोट टू हाउस सेशन फ्रॉम अगस्त, यानी कि एट लास्ट गवर्नर ने सहमति दे दी है कि सेशन के लिए जो अगस्त 14 से स्टार्ट होगा। तो अभी हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि गवर्नर गवर्नर बेसिकली एक हमारी जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड बॉडी है, जो कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन वाइज देखें, जो आर्टिकल 153 से लेकर 167 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये डील करते हैं प्रोविजंस को, गवर्नर से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उनको डील करता है। मतलब आर्टिकल 153 से हमारे गवर्नर के जो प्रोविजंस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। अगर अच्छे से देखें तो गवर्नर जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है स्टेट का, और इम्पॉर्टेंट है स्टेट एग्जीक्यूटिव के लिए, जो क्योंकि ये एक्ट करता है एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव हेड, और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है गवर्नर को फॉर ईच स्टेट। अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम आगे बात करें तो जो इनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, बेसिकली जितने भी हमारे जो एक्शंस स्टेट गवर्नमेंट लेती है वो सब इनके नेम पर ही होते हैं, यानी कि टेकन ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टेकन ऑन हिज नेम। और आगे एग्जीक्यूटिव अगर पावर्स में हम बात करें तो ये ऑर्डर देते हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं किस तरीके से स्पेसिफाई होंगे, ये स्पेसिफाई करते हैं बाय द गवर्नर। जो भी ऑथेंटिसिटी है वो इन्हीं के नाम पे सारी चीज़ों को, जो अथॉरिटी है, जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑर्डर किए जाते हैं, वो जो ऑथेंटिसिटी है उसको ऑथेंटिसिटी के लिए गवर्नर ही नोट देता है। और सीधी सीधे अगर बात करें तो ये रूल्स भी बना सकते हैं टू सिंप्लीफाई द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, किस किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, यानी कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस होगा स्टेट गवर्नमेंट का वो कैसे होगा। चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को ये अपॉइंट करते हैं। अगर हम लेजिस्लेटिव पावर बात करें तो ये इनके हाथ में होता है टू प्रोरोगिव द स्टेट लेजिस्लेचर, और या फिर डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एज पर हिज कंडीशन। मतलब अगर इन्हें लग रहा है कि इस टाइम पे मेजोरिटी नहीं है तो वो इसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें गवर्नर के हाथ में रहती हैं। बेसिकली अगर हम प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 154 जो है वो जो प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, ऑल द एग्जीक्यूटिव फंक्शन विल बी परफॉर्म्ड बाय हिम और बाय द ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो और सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होंगे जो इन्होंने चूज़ किए हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये सब बेसिकली रिलेटेड रहे हमारे गवर्नर से, तो हमारे लिए गवर्नर के इम्पोर्टेंट हो जाता है इस टाइम पे। हमें देखना यह है कि गवर्नर की कौन कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। तो बेसिकली दो तरह की डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल और एक होती है सिचुएशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल में बेसिकली यही होते हैं कि वो अपॉइंट करता है, जिस टाइम पे मेजोरिटी नहीं है तो वो अपॉइंट कर सकता है कोई, जिसको चाहे वो सीएम बना सकता है, यानी कि पार्टी से। अगर मेजोरिटी शो नहीं हो पा रही है तो ये उसके उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन में आता है। प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकता है, और जो बिल वगैरह होता है उनको अपने कंसेंट के लिए कंसेंट जो देना होता है उसको काफ़ी टाइम तक रख सकता है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए वो काफ़ी टाइम तक उसको रख सकता है। ये रही उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन। अगर हम बात करें सिचुएशनल डिस्क्रिशन में तो उसमें यही आती है कि जहाँ पर क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो उस टाइम पे इनके हाथ में होता है, या ऑफिस जो चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिस है वो वेकेंट हो गया है, तो उस टाइम पे वो चूज़ कर सकते हैं कि किसको अपॉइंट करना है नेक्स्ट ये। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं हो, नो कॉन्फिडेंस प्रूव हो जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो डिसमिस कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। तो ये सारी चीज़ें आती हैं सिचुएशनल डिस्क्रिशन में। तो अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट में गवर्नर को बोला भी था कि जो सम्मन भेजा है असेंबली के लिए, मतलब असेंबली सेशन के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, वो इनकी डिस्क्रिशनरी में नहीं आता है। इनको जो वर्क करना होता है गवर्नर को, वो वर्क करना होता है ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर और द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, जो है उसके हिसाब से चीज़ों को चलना होता है। सम्मन बेसिकली जो ये स्पीकर के हाथ में होता है कि कब
कौन सी चीज़ें मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कैसी क्या चीज़ें होंगी वो स्पीकर के हाथ में होती हैं। नेक्स्ट हमारे लिए है सीरो सर्वे शोज कोविड 19 पीक फार अवे, यानी कि सीरो सर्वे की अगर हम बात करें यानी कि सीरोलॉजिकल टेस्ट है। ये एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि किया जाता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि अगर एंटीबॉडीज फॉर्म हुई हैं तो यानी कि उसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट था। तो सीरोलॉजिकल टेस्ट में बेसिकली यही है, सीरो सर्वे जो इस टाइम पे हो रहे हैं उसमें यही चीज़ देखी गई है। अगर एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है ह्यूमन बॉडी के अंदर, यानी कि उसको वो कोविड 19 के उसमें चपेटे में आया था और अभी ठीक है, जैसे काफ़ियों को पता भी नहीं चल पा रहा है। और कोविड 19 के बाद भी ये सीरोलॉजिकल टेस्ट देखा जाता है कि एंटीबॉडी डेवलप हुई है या नहीं। और काफ़ी में तो ये भी देखा गया है कि कोविड 19 होने के बाद भी एंटीबॉडी डेवलप नहीं हो पाई। तो सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है वो उसके अकॉर्डिंग बोला ये जा रहा है कि कोविड 19 का अभी पीक टाइम काफ़ी और आ गया है, मतलब अभी केसेस और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। इस तरीके की चीज़ें कोविड 19 के कोविड 19 सॉरी सीरो सर्वे में चीज़ें निकल के आई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि नतेसा ऑफ राजस्थान टेम्पल रिटर्न्स टू इंडिया। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नतेसा बेसिकली आर रेयर सैंडस्टोन आइडल जो कि 9th सेंचुरी प्रतिहारा कम्युनिटी की थी, यानी कि स्टाइल ऑफ राजस्थान का था। प्रतिहारा उसको बेसिकली गुर्जरा प्रतिहारा की फैमिली से बिलोंग माना जाता है। और एज पर द इंस्क्रिप्शन फाउंड बाय किंग भोज, यानी कि 7th सेंचुरी के किंग भोज जो थे उनके हिसाब से जो इंस्क्रिप्शंस मिली हैं तो वो काफ़ी मतलब फेमस किंग रहे हैं गुर्जरा प्रतिहार डायनेस्टी के। और वहाँ से इनके साक्ष्य मिलते हैं गुर्जरा प्रतिहारास के। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है इस टाइम पे कि जो ये आइडल है, तो ये काफ़ी रेयर सैंडस्टोन है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन सी स्टाइल का है, तो ये है प्रतिहारा स्टाइल ऑफ राजस्थान। इन्हें नाम है नतेसा अ रेयर सैंडस्टोन आइडल, यानी कि नतेसा। इसको वापस लाया जा रहा है इंडिया में, जो कि उस टाइम पे स्मगल हुआ था 1998 के दौरान पे। इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना ही था। कौन सा स्टाइल है, प्रतिहारा स्टाइल, गुर्जरा कम्युनिटी। नेक्स्ट न्यूज़ विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस इज़ एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक अ वरी। यानी कि जो एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं जो डेयरी फार्म डेयरी वगैरह में उसमें, तो वो एक कंसर्न का मतलब काफ़ी ज़्यादा कंसर्न उस पर शो किया है एज़ पर जो अभी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है बाय सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो उन्होंने बोला है जो एंटीबायोटिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ किए जा रहे हैं डेयरी सेक्टर्स में, और इसके जो रेजिड्यू हैं वो काफ़ी ज़्यादा रह जा रहे हैं मिल्क के अंदर। तो ये सब चीज़ें उसी एंटीबायोटिक्स जो अभी जो पब्लिश की है सर्वे रिपोर्ट उसमें चीज़ें बोली गई हैं। और कंसर्न उठाया है कि हम अभी कोविड 19 से जूझ रहे हैं लेकिन एक अदर पेंडेमिक लाइक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जो कि वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, जो कि फ्यूल्ड होगी, जो कि हमने खुद ही बनाई है, और जो कि फूड और बाकी जो हमारे जो अदर प्रोडक्ट्स रहे उनमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और ये जो है जो एंटीबायोटिक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा केमिकल इंटेंसिव हैं, क्योंकि केमिकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इसकी वजह से। इसको क्राइसिस ऑफ रेजिस्टेंस भी बोला गया है कि ये एक तरीके का क्राइसिस है। और डब्ल्यूएचओ ने भी इसमें वार्न किया था कि ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जो क्राइसिस है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ता भी जा रहा है, और जो है आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे जा के बढ़ जाएंगी, और इससे काफ़ी ज़्यादा एक डिजीज़ेस भी निकल के आएंगी। जैसे इन्फेक्शन रहा, इन्फ्लेमेशन रहा, कॉमन जो कॉमन वायरस वगैरह रहे, यानी कि फ्लू वायरस वगैरह, ये सब चीज़ें तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। और इनकी वजह से क्या होगा, दवाइयों का असर कम हो जाएगा और जल्दी असर नहीं होंगे इन चीज़ों पे। और बोला जा रहा है कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसमें करीब 188 मिलियन टन्स इन 2018-19 में प्रोड्यूस किया था। अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो वहाँ पे करीब 52% कंज्यूम हुआ, और जो रूरल एरिया वहाँ पे 60% के करीब कंज्यूमर बेस रहा। और जो एंटीबायोटिक्स हैं वो जो यूज़ की जा रही हैं, जो मेन एक रीज़न जो दिखाया गया है कि एंटीबायोटिक्स का जो इतना मिसयूज़ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके लिए कोई लॉ नहीं है, इनके लिए कोई लॉ नहीं बनाया गया, और इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करती जाती हैं। कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए इन्हें देने के लिए, ये आराम से इजीली अवेलेबल है, और किसी भी मेडिकल स्टोर वगैरह से लाके ये यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से ये जो है
इस तरीके की जो एंटीबायोटिक जो रेजिलेंट क्रिएट होता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है। और बोला जा रहा है कि रिसर्चर्स ने बोला है कि इस पे जो है फोकस ज़्यादा दिया ही नहीं जा रहा है। जो टेस्टिंग जो की जाती है इस तरह की उस पे ज़्यादा कुछ ज़्यादा टेस्ट किया नहीं जाता, और डेयरी सेक्टर को तो पूरी तरीके से अलग ही हटा रखा था। इस पर तो कभी फोकस ही नहीं किया। इसके लिए कोई फेडरेशन ने पॉइंट्स वो पॉइंट्स भी नहीं उठाए, कोई स्टेप्स भी नहीं उठाए कि किस किस तरीके को इसको इरेडिकेट किया जाए। तो यही सब बातें इसमें बोली बेसिकली बोली गई हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि आरबीआई को कंटिन्यू करनी चाहिए अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें थोड़ी ईजनेस और देनी पड़ेगी। ये आईएमएफ के ऑफिशियल्स ने बोला है, जो अभी रिसेंटली उन्होंने चीज़ें एक वेबिनार। एंड लास्ट द मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़, रफाल जो है अंबाला एयर स्पेस पे आ चुका है। एयर स्पेस का काफ़ी अच्छे से स्वागत भी हुआ है, वाटर कैनन से स्वागत किया गया। और सुखोई M30 SKIS ने इसको जो एंटर जैसे ही इंडियन टेरिटरी में एंटर हुआ तो उसके साथ एक जो एक शेप बनाते हैं उसमें जो आउटर फ्लैंज पे थे, दो सुखोई उसके साथ उड़ान भरी और उनको एंटर किया, उनका स्वागत किया। तो बेसिकली दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमारा लास्ट होता है यहीं पे। थैंक यू।